नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, ये आइडिया सब लोगों को नहीं होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि पैसा तो वो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनकी सेविंग जो है जीरो के बराबर हो जाती है। या कभी कभी वैसे ही लोग कर्ज में रहते हैं और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि इतना पैसा कमाने के बाद भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं रहता। तो आज मैं एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक बेसिक कौन सा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है आपको कि आपका भविष्य जो है काफ़ी सिक्योर हो जाए, टेंशन फ्री रहें, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपको बिल्कुल फ्यूचर में पछतावा नहीं होगा कि कितना पैसा मुझे सेव करना चाहिए था, कितना पैसा आप सेव कर रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं बातों को डिस्कस करूँगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कितना पैसा किस जगह पे खर्च करना है, कितना आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है, कितना आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है और कितना आपको मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज़ पे खर्च करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इमरजेंसी फंड। अगर आप अर्निंग पर्सन हैं अपने घर के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो आपका जो खर्च है महीने का, ठीक है, तो वो आप एक बार अपना आप कैलकुलेट कर लोगे पेन पेपर पर। वो उसका 6 गुना से लेकर के 9 गुना, ठीक है। यानी कि 6 महीने की जो आपकी जो बेसिक खर्च हैं वो पैसा आपको इमरजेंसी फंड के रूप में रखना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, ठीक है। क्या पता कल हो कि आपकी सैलरी रुक जाए, क्या पता कुछ ऐसा हो कि आपकी नौकरी चली जाए, कुछ ऐसा हो कि आप जो आपकी जो अर्निंग है वो एकाएक बंद हो जाए, कुछ दिनों के लिए टेम्पररी बंद हो जाए। तो उस टाइम पे आपको सरवाइव करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इमरजेंसी फंड की। क्योंकि अगर जब पैसा आपके पास होता है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। आपको पता होता है कि मेरे पास चलो नौकरी अगर वेतन नहीं मिल रहा तो आपको फिर आप उस सैलरी के लिए फ़ाइट करोगे। आपके पास एक मोटा मोटी 6 महीने का स्पैन होगा जिसमें आपको ये पता होगा कि वो 6 महीना वो उस 6 महीने में मुझे कम से कम लाइवहुड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है सबसे पहले, जिसमें आपको 6 महीने की सैलरी आपको उसमें रखना है। ये जो इमरजेंसी फ़ंड होगा इसको आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये जो इमरजेंसी फ़ंड होगा उसको आपको बैंक में रखना है। आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, आया तो उसको आप स्वीप इन एफडी कर दो। मतलब इस तरीके से आपको रखना है कि वो 24 आवर या फिर इंस्टेंट जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो, अर्जेंट हो जाए, तो उस पैसे को मैं विड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। ये हुआ स्टेप वन। जब आप 6 महीने की सैलरी आप जमा कर लेंगे, 6 महीने की आप खर्च को अपने बैंक अकाउंट में सेफली रख देंगे और उसको किसी भी परिस्थिति में आपको खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन ले लिए, कभी शादी किसी दोस्त की है, शादी का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया तो उसी पैसे से उस बर्डन को पूरा कर ली, नहीं। वो पैसा आपके इमरजेंसी टाइम के लिए है। वो पैसा आपके लिए तब है जब आपकी अर्निंग रुक जाएगी, तो आपको सर्वाइवल के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो पैसा आपको उस टाइम पे काम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको करना है एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। सेकंड में हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए करना है कि जैसे पहले के लोग कहते थे ना कि किसान सबसे सुखी है, और किसान बेचारा तभी मरता है जब उसकी या तो बेटी की शादी करनी होती है या तो बेचारा को कोई बीमारी हो जाता है तो उसका खेत बिक जाता है, ठीक है। तो जब कोई बीमारी तो बता के नहीं आता, आपका तो एज देख के नहीं आएगा, आपका फिटनेस देख के नहीं आएगा, वो तो ये भी नहीं देखेगा कि आप कितने अमीर हो गरीब हो, कुछ नहीं। वो तो किसी को हो सकता है बीमारियां वगैरह, या अचानक से ही कोई इलनेस आ जाती है। तो उस टाइम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको सेकंड स्टेप में एक हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ले लेना है। पूरे परिवार का ले लेंगे आप, कि अगर परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाता है, किसी को हॉस्पिटल में अगर एक भर्ती भी करना पड़े, तो उस कंडीशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड हो गया, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है। 10 लाख का, 20 लाख का, मैक्सिमम 20 लाख का, 30 लाख का, जो भी आपको लगता है जो आपके बजट में हो। एक मिनिमम 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है। पहले स्टेप में आपने इमरजेंसी फंड जमा किया, दूसरे स्टेप में आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब आइए तीसरा।
जो भी घर के अर्निंग मेंबर हैं, जैसे आप अगर अर्निंग मेंबर हैं तो आप पे डिपेंडेंट होंगे लोग, तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि आप पे डिपेंडेंट है। अब है कि लाइफ इंश्योरेंस में इंडोर्समेंट प्लान लेना है, टर्म प्लान लेना है या यूलिप प्लान लेना है। ऐसे कई क्या होता था कि हमारे पहले के जो कुछ दिन पहले क्या होता था कि लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट होते थे, हमारे घर पे आते थे, कहते थे ये प्लान ले लो, वो प्लान ले लो। तो धीरे धीरे लोगों का ना उस पर थोड़ा भरोसा उठ गया कि एजेंट आएंगे, ये समझाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, प्रीमियम लेंगे। तो इस तरह का एक माइंडसेट लोगों में बनने लगा, ठीक है। लेकिन अभी बिल्कुल वैसा नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको इसलिए लेना है कि ये आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, ये आप इसलिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं कि अगर फ्यूचर में बाय द वे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ, तो आप पे जो भी डिपेंडेंट पर्सन है उनका जो आप पे डिपेंडेंसी था फाइनेंशियली, इमोशनली तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी आप पे थी उसको वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अब सवाल होता है कि अगर कुछ लोग करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस लेना कितने पैसे का है, तो टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है आपके जो एनुअल इनकम है उसका 20 गुना मैक्सिमम और मिनिमम 15 गुना, ठीक है। तो आप अपना डिसाइड कर लेंगे कि अगर आपकी, मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख की है तो 12 महीने में आपकी 12 लाख हो जाती, 12 लाख इंटू 20, मतलब कि 2 करोड़ के आसपास का एक आप टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस ही लेंगे, एंडोर्समेंट प्लान नहीं लेंगे, कोई ऐसा प्लान नहीं लेंगे जिसमें कि आपको मरने के बाद इतना पैसा मिल जाएगा। अगर आपका डेथ नहीं होता है तो आप इतना पैसा जमा करेंगे, इतना प्रीमियम देंगे तो 10 साल के बाद आपको इतना पैसा वापस हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, तो आप पे एक एक्स्ट्रा बर्डन मंथली या एनुअली आप पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है क्योंकि आपने वो जिस पर्पज़ से लिया है उसको फुलफिल करना है। तो आपका पर्पस ये है कि आपने जो भी टर्म इंश्योरेंस लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि आपके साथ अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आप पर थी उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इमरजेंसी फ़ंड बनाएंगे आप, ठीक है। जब तक आपका इमरजेंसी फ़ंड पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खर्च थोड़ा कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले आपका इमरजेंसी फ़ंड बिल्डअप हो जाए। इमरजेंसी फ़ंड आपका जब बिल्डअप हो जाएगा तो उसके बाद आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है एक मोटा मोटी लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे लेवल 2 की। अब बात करेंगे कि ये समस्या अक्सर आती है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मेरी अर्निंग इतनी है, कितना पैसा मैं किस चीज़ पे खर्च करूं, कितना का मैं कपड़े ले लूं, कितने के जूते ले लूं, कितना पैसा खाने पीने पे खर्च करूं, क्या ये खाऊं क्या वो नहीं खाऊं, या कितना पैसा इन्वेस्ट करूं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी की जो वर्तमान जो आपकी जो लाइवहुड है उसको कंप्रोमाइज़ करके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगते हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर अगर मेरा सिक्योर होगा तो मेरा प्रेजेंट भी सिक्योर होगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अरे जो ज़िंदगी यही तो है, खाओ पियो और मौज करो और ख़त्म करो, तो वो भी सही नहीं है। ये बैलेंस अप्रोच नहीं है। उनको लगता है कि जो कमाया वो खाओ, क्या करना है इन्वेस्टमेंट, जो अब जन्म लिए हैं तो भगवान तो पार लगाएंगे ही, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि एक बैलेंस अप्रोच अपनाना है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी कोई टेंशन ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी जारी रहे, आपके खाने पीने का व्यवस्था होते रहे, आपके शौक़ भी पूरे होते रहे, ठीक है। तो एक हम लोग इसमें एक रूल फॉलो करेंगे, 50-30-20 रूल, ठीक है। अब 50-30-20 रूल क्या है ये समझेंगे। 50-30-20 रूल का मतलब है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले आपकी जो नेट इनकम है मंथली वो है 1 लाख रुपये, ठीक है, या आपके हाउस होल्ड की इनकम जो है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये का 50% जो पैसा है वो आप खर्च करेंगे नीड्स पे। जैसे कि अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया तो 1 लाख का 50% होता है 50,000 रुपया।
तो 50,000 रुपये आप नीड्स पे खर्चा करें, मतलब बेसिक लाइवहुड पे खर्च करेंगे कि उसके बिना आपका लाइवहुड नहीं चल सकता है। नीड्स इन द सेंस जैसे रेंट हो गया, जैसे ग्रोसरी हो गया, जैसे किचन का खर्चा हो गया, या फिर बिजली बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, नेट बिल हो गया, जो बेसिक खर्च हैं, आपके पेट्रोल का पैसा हो गया, आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जो एकदम इसेंशियल खर्चे हैं, तो वो आपका नीड्स में आएंगे। तो 50% पैसा 50,000 रुपये में आपको मैनेज करना है। कुछ लोगों को ये भी समस्या होता है कि भाई मुझे अगर मेरी इतनी कमाई है तो मुझे कितने पैसे के रेंट में रहना चाहिए, मेरा सही क्या रहेगा कि कितना पैसे में मैं रेंट पे रहूँगा तो मेरा ये सही फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आप जान लो कि जितनी आपकी नेट इनकम है, ठीक है, जितनी आपकी नेट इनकम है उसका 20%, अगर उसके 20% से ज़्यादा आप रेंट देते हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से थोड़ी ना थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 50% पैसा नीड्स पे खर्च करना है, 50-30-20। अब जो 30% पैसा है आपका, उसको वांट्स पे खर्चा करना है, ठीक है। वांट्स इन द सेंस कि थोड़ा शॉपिंग कर लिए, जूते खरीद लिए, घड़ी खरीद लिए, मूवीज़ देखने हैं, हॉबी पे, शौक़ पे, आपको ट्रैवलिंग करने का मन है, कहीं ट्रिप जाने का मन है, तो वो जो 30% पैसा है उसको आप उस जगह पे खर्च कर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है, इसके बिना भी आप लाइवहुड आपका चल सकता है। ये डिज़ायरेबल है, इसके बिना भी आप ज़िंदा रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन डिज़ायर है, वांट्स है, चाहत है, तो एक 30% जो अमाउंट है 1 लाख का, अगर एग्जांपल 1 लाख का लिए थे तो 30,000 रुपये हम लोग इस पे खर्च करेंगे, ठीक है। अब आया 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा हाँ, एक बात आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका नेट इनकम सिक्योर होता है तो जो बचत वाला पैसा है, इसको रिवर्स में समझेंगे कि जो 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना है उसको शुरू में पहले इन्वेस्ट कर दें। तो इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे हो जाएगा कि आपके पास 80% पैसा बचेगा, तो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा कि ये जो पैसा है इसी में मुझे काम चलाना है, जिसमें 50% पैसा मुझे नीड्स पे खर्चा करना है, 30% पैसा मुझे वांट्स पे खर्चा करना है, ठीक है। तो आपका जो ये 20% अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में, आपको जहाँ भी मर्जी है इन्वेस्टमेंट का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको 20% पैसा कहाँ खर्च करना है। पर फिलहाल अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग पे हैं तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 50-30-20 रूल, 50% पैसा में हम खर्च करेंगे नीड्स पे, 30% वांट्स पे और 20% इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है आपके लिए कि मैं ये कहूँगा कि जो 30% पैसा आप वांट पे खर्चा करते हैं उस 30% में कम से कम 10%, मतलब कि 50 के बाद जो 30% था उसको 20% कर देंगे वांट पे, और वो जो 10% शेष रहेगा पैसा, उस 30% में से जो 10% पैसा निकाल रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करिए खुद पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आप खुद पे इन्वेस्ट करिए। तो खुद पे क्या इन्वेस्ट करेंगे, खुद पे इन्वेस्ट ये करिए कि आप उससे कोई स्किल सीखिए, सीखिए, किताबें पढ़िए, या फिर आप मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, किसी तरह का कोई स्किल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या खुद से वादा करिए कि मुझे अभी 2026 है तो मैं 2026 में कुछ ऐसी चीज़ें सीखूंगा, 1 साल में उसको सीख करके उसमें मैं थोड़ा काबिलियत हासिल करूंगा, तो उसके लिए जो आपको खर्चा आएगा वो पे करेंगे उस 10% में। आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिए, अगर आपका कुछ लोगों को डांस सीखने का मन है वो डांस क्लासेस कर लिए। तो वांट के अलावा इसी 10% पैसे से आपको ये सब मैनेज करना है, और कोशिश करिए कि हर साल कोई एक स्किल पे हम वर्कआउट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका यहीं रखा रह जाएगा, जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होगा, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी नहीं ख़त्म होता, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। समराइज करना चाहेंगे लास्ट में, बहुत सिंपल है। जो आप पैसा कमाते हो सबसे पहले एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करो, जो कि आपके एक इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सके। 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर लो। उसके बाद एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लो,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि ग्रुप इंश्योरेंस है, मेरा तो ऑफिस का इंश्योरेंस है, तो उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको एक अलग से पूरे फैमिली का इंश्योरेंस कराना है, मेडिकल इंश्योरेंस, जिससे कि आपको जो एक सरप्राइजिंग जो खर्चा आने के चांसेस रहेंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप दूसरा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस करा लोगे। तीसरा टर्म इंश्योरेंस, जो भी अर्निंग पर्सन है उनका टर्म इंश्योरेंस रहेगा, ताकि डिपेंडेंट जो हैं उस पर अगर किस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो वो उसको फुलफ़िल कर सकें या फिर उसको बैलेंस कर सकें। उसके बाद मैंने बात किया था 50-30-20 रूल का, कि आपको पैसे कैसे खर्च करने हैं। तो आपको पैसे ऐसे खर्च करने हैं, 50% नीड्स पे, 20% वांट्स पे, और 10% जो 20% पैसा है वो आपको खर्च करना है। खर्च क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो आपका माइंड एक रिलैक्स रहेगा कि चलो मेरी सेविंग भी हो रही है। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा कि इतना ही पैसा में मुझे मैनेज करना है, नहीं इतना ही पैसे में मुझे खाना है, इतना ही पैसे में मुझे पहनना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे की है आज, स्किल पे वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके एक्टिव इनकम का सोर्स बन सकता है फ्यूचर में। अगर आप किसी स्किल को सीख लेते हैं, मान लिया मैं एडिटिंग का सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने, तो वो जो आप लेते हैं, वो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो खुद पे आप कर रहे हैं ना, वो पुट ऑन होते 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 आप इतने स्किल्ड हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपका बैलेंस प्रोफाइल हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसको मेट कर पाना उन लोगों की बस की बात नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकली एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड, शेयर या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। और अगले वीडियो में मैं टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है तो उसका एक डिटेल प्लान, या इमरजेंसी फ़ंड का डिटेल प्लान कि कितना इमरजेंसी फ़ंड लेना है और मैं बता दूंगा। या फिर मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कितने का लेना है, आपका प्रोफाइल क्या है, प्राइवेट जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल रहेगा वो मैं बता दूंगा। टर्म इंश्योरेंस भी बता दूंगा मैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। अगले वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।